अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म एनिमल के बारे में। बड़ा अजीब सा नाम है ना, बहुत एतराज़ है लोगों को, और इस फिल्म को लेकर और भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतने एतराज़ात के बावजूद इस फिल्म ने पहले ही हफ्ते इतना बिजनेस किया है कि भाई आप सोच कर परेशान हो जाएंगे कि भाई इतने एतराज़ात, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने इतना पैसा कमा लिया, वो भी एक हफ्ते के अंदर। भाई इतनी रकम है कि जान करना आप परेशान होने वाले हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की फर्स्ट चॉइस रणबीर कपूर नहीं थे, बल्कि रणवीर सिंह थे। रणवीर सिंह इस तरह के पहले भी बहुत सारे किरदार अदा कर चुके हैं, लेकिन इस किरदार के लिए उन्होंने मना कर दिया। रणबीर कपूर ने इस फिल्म में काम करने के लिए 70 करोड़ रुपए लिए हैं, जो कि पाकिस्तानी 200-250 करोड़ बनते हैं। भाई एक फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने 70 करोड़ नहीं बल्कि 200-250 करोड़ पाकिस्तानी। ओए होए, क्या बात है यार। और इस फिल्म ने बिजनेस कितना किया है। इतने इतराजात के बावजूद इस फिल्म ने पहले ही हफ्ते 600 करोड़ का बिजनेस किया है। 600 करोड़ यार, यानी कि पाकिस्तानी 2-2.5 हजार करोड़ बहुत बिजनेस किया है भाई। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस फिल्म को लेकर यह भी कहा जा रहा है, मैं नहीं बल्कि भारतीय कह रहे हैं, कि इस फिल्म को पाकिस्तानी फिल्म मौला जट से कॉपी किया गया है। जिस तरह से फवाद खान ने मौला जट में गेटअप किया अपना, जिस तरह से उनका लुक था, बिल्कुल सेम टू सेम एनिमल में भी रणबीर कपूर का वही गेटअप है। और उसी तरह से जिस तरह से मौला जट में मार कुटाई, गंडासा, खून खराबा, कत्लो गारत जिस तरह दिखाया गया, बिल्कुल सेम टू सेम इस फिल्म में भी वैसा ही दिखाया गया। अब लोग कह रहे हैं कि आपको मौला जट फिल्म से कॉपी करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल ये लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है ये भी आप बताइएगा। और साथ में आपको ये बताता चलूं कि इस फिल्म में बॉबी देओल, जो कभी हीरो आया करते थे और बहुत सारी कामयाब फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में वो विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि बॉबी देओल ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां देखी, लेकिन जब उनकी जिंदगी में जवाल का वक्त शुरू हुआ, जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको कास्ट नहीं कर रहे थे, तो वो अपने आप को भी कोसते रहते थे, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर्स को जो कामयाब थे उनको गालियां भी देते रहते थे। और उन्होंने नशे में धुत अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी थी। लेकिन उनके बेटे ने एक दिन कहा कि बाप हमारा कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा और माँ की कमाई पर पलता रहेगा। तब उनको ये बात बहुत बुरी लगी और फिर से उन्होंने जीना शुरू किया और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से मिलना शुरू किया। और वो कहते हैं कि सबसे पहले सलमान खान ने मुझे कास्ट किया और उन्होंने कहा कि अपना हुलिया ठीक कर लो तो मैं तुम्हें कास्ट कर लूंगा। बहरहाल बॉबी देओल ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया और बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि लोगों को इस फिल्म से बहुत ज्यादा इतराज इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि औरत को पांव की जूती समझना चाहिए, उसको कोई इज्जत नहीं देनी चाहिए, मर्द जो है उसको वैशी बनकर रहना चाहिए। और लोगों को ये इतराज है कि क्यों ऐसा दिखाया गया है, औरतों को इतना ज्यादा डिग्रेड क्यों किया गया, इतना जुल्म क्यों दिखाया गया। जैसे आप लोगों को पता होगा कि फिरोज खान के भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे जिस पर इतराज किया जाता था कि मर्द को इतना वैशी क्यों दिखाया जाता है, और फिर बाद में उसी मर्द को मजलूम बनाकर दिखाया जाता है कि ये हालात से तंग आकर ऐसा करता है और इस वजह से ये सब कुछ कर रहा है, और औरत पर जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये इस फिल्म में दिखाया गया और लोग इस पर बहुत ज्यादा इतराज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है भाई। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ऐसे ही ये फिल्म बनाई गई है जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा और ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रणबीर कपूर ने इस फिल्म में काम करने के लिए 70 करोड़ रुपए लिए हैं, तो करण जौहर ने एक शो में आकर कहा था कि हम अच्छी फिल्में और भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे मेन किरदार हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, वो पैसे इतने मांग लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम कैसे पूरा करें। वो कहते हैं कि एक मेन कैरेक्टर को हमने 130 करोड़ तक दिए हैं, वो उससे 1 रुपया कम नहीं करता। तो इसका मतलब है उन्होंने या तो शाहरुख खान को या फिर सलमान खान को दिए होंगे, बाकी तो सारे नीचे ही हैं। लेकिन ये 2 मेन कैरेक्टर हैं जो कि 100 से ऊपर लेते हैं। तो भाई करण जौहर कहते हैं कि इनसे रिक्वेस्ट है कि ये कम पैसे लिया करें। तो भाई जी जो आपने 600 करोड़ कमाया है ऐ की करना है, ऐ तुसी सिर्फ कैटरीना नु खिलाने हैं। बहरहाल इस फिल्म को अगर आपने देखा तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे इकरार उल हसन के बारे में। तो भाई इकरार साहब की तीसरी शादी होगी और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। वो कहते हैं कि मेरी तीसरी शादी का मेरी पहली बीवी को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन दूसरी को
यकीनन एतराज होगा, क्योंकि पहली तो भुगत चुकी है, उसको पता है कि ये होना था, हो चुका। अब कैसी जिंदगी गुजरी है, उनके साथ मैं कैसा हूं, वो भुगत चुकी है। लेकिन जो दूसरी हैं उनको एतराज होगा। वो भले ही कहती रहे हैं फरा कि मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो होगा। अब जब मैं इकरार भाई की तीसरी शादी के हवाले से पोस्ट देख रहा था और कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें लोगों ने लिखा हुआ था कि ये बात करने की कोई तुक नहीं है। लगता है इकरार भाई को दोबारा से खबरों की जीनत बनने का शौक हो रहा है और लोगों से कुछ सुनने का दिल कर रहा है कि भाई तीसरी शादी आपने कर ली। और आपको ये भी बताता चलूं कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस तीसरी शादी करना चाहती थी और उनके साथ मेरा सब कुछ तय भी हो गया था। जरा गौर से सुनिएगा कि मेरा उनके साथ सब कुछ तय भी हो गया था और मैं शादी करने ही वाला था। अब शादी के कुछ ही दिन पहले वो मुझसे ये पूछने लग गई कि पहले ये तय कर लेते हैं कि आप मेरे साथ कितने दिन गुजारेंगे, दूसरी बीवियों के साथ कितने दिन गुजारेंगे, मुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे और कब कब आएंगे, कब जाएंगे, और मेरे साथ आप कौन कौन सी जगह कब कब ट्रिप किया करेंगे, और बहुत सारी बातें थी। और उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही पाबंदियां लग रही हैं, मुझे ये लगता है कि 2 ही काफी हैं, तीसरी की तो ये ना मसला हो जाए। लेकिन आप देख लें भाई, हो सकता है कि उन्होंने ये पहले शादी कर ली हो, सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि जब मैं ये तीसरी की बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बहरहाल अभी 1 साल के बाद ये बात सामने आ गई और किसी ना किसी तरह से ये छुप नहीं सकती थी, क्योंकि एक ना एक दिन सामने आनी थी। लेकिन जब इकरार भाई की तीसरी शादी के हवाले से लोग इनको बुरा भला कहने लग गए, तो उनकी वाइफ फरा ने आकर ये कहा है कि भाई आप लोगों को क्या मसला है, आप अपने काम से काम रखें, वो तीसरी करें चौथी करें, उनकी अपनी मर्जी है। तो भाई ऐसी खुशनसीब बीवी कहाँ मिलती है। इकरार भाई बड़े तुसी लकी हो यार, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ बाकी मामलात सब ठीक है गए। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, और आप इकरार भाई को चौथी भी कर लेनी चाहिए या फिर तीसरी पर ही ब्रेक लगानी चाहिए, आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि आखिर इकरार भाई अपनी शादियों को इतना अरसा छुपा के क्यों रखते हैं और इतने अरसे के बाद क्यों बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ है, वो 4 पूरी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। भाई मर्द का हक है, फर्ज है, फर्ज नहीं मतलब सुन्नत है, सुन्नत तो पूरी करनी चाहिए। लेकिन औरतें अक्सर कहती हैं कि सुन्नत तो फिर और भी बहुत सारे हैं, वो भी पूरे किया करें ना। फजर से पहले जाके मस्जिद में पहले सुन्नत अदा किया करें, फिर फजर की नमाज पढ़ा करें। इधर आपको सुन्नत नहीं याद आते, लेकिन 4 शादियां वो सुन्नत आपको पूरी करने के लिए बहुत जल्दी होती है। तो भाई मर्दों का क्या कहना है, और कौन कौन सी ऐसी लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं और वो चाहती हैं कि मर्दों की 4 शादियां होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और उनके पुत्र के हवाले से। तो भाई अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू को अनफॉलो कर दिया है। देखिए जरा, ये इतनी बड़ी न्यूज बनी हुई है कि अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय को अनफॉलो कर दिया है। जरा खबर पर गौर करें, इंटरनेशनल खबर कि अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय को अनफॉलो कर दिया है। उनके जो बेटे हैं, साहबजादे हैं अभिषेक बच्चन, उनकी और उनकी वाइफ की सेपरेशन की खबरें चल रही हैं और पता चल रहा है कि इन दोनों के दरमियान कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से अलहदगियां हो चुकी हैं। और बहुत बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से अभिषेक बच्चन अपने कैरियर पर तवज्जो नहीं दे पाए और ऐश्वर्या भी जो है वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाई, क्योंकि इनके शादी के कुछ ही अरसे के बाद लड़ाई झगड़े चलते रहे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इस सारी लड़ाई के पीछे जो वजह है वो बेसिकली अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है जिया बच्चन, वो है, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है और वो नहीं चाहती कि कोई भी उनके घर में उनसे ऊपर होकर रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात बताता चलूं कि जिया बच्चन हो या कोई भी हो, ये जितने भी बड़े स्टार्स होते हैं ना, ये एक ही पिंजरे में इकट्ठे नहीं रह सकते, एक ही घर में। क्योंकि जिया बच्चन, अमिताभ बच्चन वो भारत के बहुत बड़े स्टार हैं, उनको लगता होगा कि हमारे घर में हमारा ही हुक्म ऑर्डर चलना चाहिए, लेकिन उनका एक इकलौता बेटा है अभिषेक बच्चन, अब वो उसको भी नहीं निकाल सकते थे। और ये वजूहात तो सामने आती रही, लेकिन मुझे ये बात जरा समझ से बाहर है कि कोई किसी को फॉलो कर दे या अनफॉलो कर दे, वो इतनी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज क्यों बन जाती है। और दूसरा एक और बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं जो कि आप लोगों की जिंदगी से रिलेटेड है। मुझे जरा ये भी बताइएगा कि कोई भी बंदा आजकल किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखने के लिए प्राइवेसी क्यों लगाता है। मैं अक्सर देख रहा होता हूं कि लोग बैठ के प्राइवेसी लगा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि यार मैं उसका स्टेटस देख लूं, मैं उसकी वीडियोस देख लूं, मैं उसके इंस्टाग्राम या टिकटॉक को जाकर विजिट करूं, लेकिन उसको ना पता चले। भाई जब तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता
कि किसी को तुम्हारा नाम या किसी को ये पता चले कि तुमने उसकी वीडियो को देखा है तो तुम उसका विजिट ही ना करो, तुम उसका स्टेटस ही ना देखो। आज भी अगर मेरे पास मेरा फोन नहीं पड़ा, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने जिंदगी में कभी किसी का स्टेटस खोला ही नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूंगा। खैर, मैं जरा टॉपिक से हट गया था। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय को अनफॉलो किया और इसको भारत में बहुत बड़ी खबर समझा जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने भी स्टार्स हैं ये खुद ही शो करते हैं जब ये अनफॉलो करते हैं और अपने ही किसी बहुत बड़े बंदे को बता देते हैं, रिपोर्टर को बता देते हैं कि यार इस खबर को हाईलाइट करो। क्यों? वरना सारे बैठे तो नहीं होते, वो रोज चेक तो नहीं कर रहे होते कि ऐश्वर्या राय को फॉलो किया हुआ या नहीं किया हुआ। कोई भी इतना वेला नहीं होता कि जो रोज जाकर चेक करता हो कि कौन किसको फॉलो कर रहा है और कौन किसको अनफॉलो कर रहा है। लेकिन ये खुद ही, मेरे अंदाजे में ये खुद ही बताते हैं, क्योंकि ये बात सच है। वरना आपने कभी जाकर किसी को देखा है कि मैंने किसको फॉलो किया हुआ है, या आप जाकर किसी को देखते हैं कि किसने किसको फॉलो किया हुआ है? ये बड़े जितने भी स्टार्स होते हैं ये जब भी किसी को अनफॉलो करते हैं तो ये किसी ना किसी रिपोर्टर को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खबर सामने आ जाती है, और ये इसलिए सामने लाते हैं और बताना चाहते हैं कि अब हमारा ऐश्वर्या के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जितने बड़े स्टार्स हैं इन लोगों की आपस में 4, 10, 15 साल के बाद आखिर क्यों खत्म हो जाती है? आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपका जवाब ठीक हुआ तो मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा और पूरे का पूरा उसका मैसेज भी पढ़ूंगा कि इसकी ये वजह होती है। क्या जो मैं सोच रहा हूं वही आप भी सोच रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यकीनन अगर आपका जवाब मेरे साथ मिलता जुलता हुआ तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।